आज हम उनसे बात करेंगे। इतने लंबे समय से ये लगातार महासभा को चला रहे हैं। काफ़ी वाद विवाद के घेरे में भी महासभा रही और कई बार महासभा के ऊपर अनगढ़ आरोप भी लगते हुए आए, लेकिन ये कभी न हटे और न कभी झुके। गिरिराम जी, आप बताइए आज क्या पूरा प्रोग्राम है आज का। बड़ी देख रहा हूँ कि काफ़ी तैयारी जोरों शोरों पर है। आज 30 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का चुनाव अधिवेशन है और चुनाव अधिवेशन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का होता है। भारतवर्ष में जिस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी तरह राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के जितने भी आजीवन सदस्य हैं वो इस संगठन के मालिक हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पर उन्हीं की वोटों के द्वारा इसमें पदाधिकारियों का चयन होता है और वही प्रक्रिया आज यहाँ पे चुनाव अधिवेशन के माध्यम से होने जा रही है। उसी के तहत हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग अपने अपने स्थान से जो भी आजीवन सदस्य राष्ट्रीय वो सब निकले हुए हैं। थोड़ी देर में सब यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले आपने जब इस महासभा का गठन किया, किस समय आपने किया और क्यों आपको जरूरत पड़ी? आपको क्यों लगा कि प्रजापति समाज इतना दबा कुचला है कि वो बिना संगठन के नहीं चल सकता? देखिए, लोकतंत्र में अगर विकास की तरफ चलना है तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तीन जो शब्द हैं, इन शब्दों के अंदर ही समाज का विकास नहीं है। लोकतंत्र वैसे तो दुनिया का सबसे अच्छी व्यवस्था है और भारतवर्ष का संविधान दुनिया के जितने भी संविधान हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ संविधान भारतवर्ष का है। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो ये बात कही कि संविधान वास्तव में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यदि यह संविधान सत्ता में बैठे लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करेगा। उनकी मनोवृत्ति संविधान के प्रति कैसी है, जनता जनार्दन के प्रति कैसी है, तो उस पर निर्भर करेगा ये समाज पर इसका क्या प्रभाव है। अगर इस संविधान को इस्तेमाल करने वाले लोग राजनीति में सत्ता में बैठे लोग इसका दुरुपयोग करना चाहेंगे तो जनता का नुकसान भी संविधान से हो सकता है। और वही व्यवस्था, उसी व्यवस्था को संभालने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने फिर ये रास्ता भी दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करने के लिए संगठन ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। अगर हमारे पास संगठन है तो हम अपने लोगों को जागृत कर सकते हैं कि वो शिक्षित बने, अपने लोगों को जागृत कर सकते हैं कि कोई भी उत्पीड़न, कोई भी अत्याचार, कोई भी सरकार के द्वारा दबाई गई बात अगर हो तो आप संगठित हो जाओ और इसके लिए संघर्ष करो। अगर संघर्ष करोगे तो एक ना एक दिन उसका अनुपालन सरकार को करना ही है। देखिए, 12 दिसंबर 1999 आषाढ़ पूर्णिमा 1999 को कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का गठन हुआ। कुरुक्षेत्र जो महासभा है उसी में इसका गठन हुआ और उसके बाद तो जो है जानते हैं हमारे नेताओं ने किया है वो आप सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े संगठनों की श्रेणी में आता है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा और उसी का अधिवेशन है और उसी के बारे में हम
राष्ट्रीय संयोजक वीरेराम प्रजापति से बात कर रहे हैं और वह बता रहे हैं कि किस तरह राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने लगातार संघर्ष किया और किस तरह आज इस मुकाम पर पहुंची, और इससे पहले कई राजनीतिक दलों के साथ में भी राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने समाज के लिए बड़ा सहयोग का कार्य किया। श्रीराम जी, आप मुलायम सिंह जी के भी साथ में रहे। मुलायम सिंह जी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह जी का अभी स्वर्गवास हुआ है और मुलायम सिंह जी ने राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के साथ में कैसे संबंध रहे, उसके बारे में हम पूछें। आप मुलायम सिंह जी के साथ में भी रहे। मुलायम सिंह जी ने राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का कहाँ तक सहयोग किया, क्या समाज को कुछ भागीदारी आप दिला पाए उनके संबंध में? देखिए, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में किसी भी नेता पे, किसी भी कार्यकर्ता पे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो राजनीति में जाए या ना जाए। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय प्रजापति महासभा से जो जुड़ा है वो किसी भी राजनीतिक दल में जा सकता है, संघर्ष कर सकता है, उसमें कामयाब हो सकता है, बल्कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा बैठकर से उसकी पूरी दल कर सकती है। क्योंकि जब तक राजनीति में हमारे समाज के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। जहाँ तक राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की बात है तो 12 दिसंबर 1999 को दिल्ली तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में पहली बार माननीय मुलायम सिंह हमारे कार्यक्रम में आए। उस कार्यक्रम में हमने 3 मांग रखी थी कि प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। दूसरी मांग थी पूरे भारतवर्ष में माटीकला बोर्ड का बनाया गठन किया जाए, और तीसरी थी कि प्रजापति समाज की राजनीतिक भूमिका की जाए। और आज जो मांग अनुसूचित जाति की हमने की थी उसमें आप जो देख रहे हैं कि आज हर जितने भी संगठन हमारे ओबीसी के हैं वो सभी डिमांड को कर रहे हैं। आज जो है माटीकला बोर्ड के सभी प्रदेशों में अध्यक्ष बन चुके हैं। तो और राजनीतिक भागीदारी आप देख रहे हैं पूरे भारत पर उसमें कितनी भागीदारी आज मिल रही है। 12 दिसंबर 1999 में तो कोई भी किसी राजनीतिक दल ने कुमार बिरादरी का नाम तक कर दिया था कुछ समय तक। और पहली बार जब मुलायम सिंह ने कहा कि हम तुम्हारों को पट्टे दिलवाएंगे मिट्टी के, उनकी जो है जब वो मिट्टी लेने जाते हैं बर्तन बनाने के लिए तो लोग बाग अपने खेतों में से मिट्टी नहीं खोदने देते, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, तो हम तुम्हारों को पट्टे देंगे। और जब उनकी सरकार बनी तो पहली जो मीटिंग उनकी कैबिनेट की हुई थी उन्होंने उसमें पास किया। और स्थिति ये आ गई कि जब पटवारी पुलिस के साथ गाँव में कुम्हारों के घर जाते थे तो कुम्हार बेचारे अपने घर को छोड़ के भाग जाते, पता नहीं पुलिस कैसे आती, जबकि वो पुलिस और पटवारी जाते इसलिए थे कि इन्हें पट्टे देने हैं। तो वो स्थिति उस टाइम राजनीति से जोड़ने की शुरुआत ही तब हुई थी 1999 के आसपास। उससे पहले तो उसमें तुम्हारी इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि वहाँ क्यों बच्चे। तो इस तरह की शुरुआत जो है राजनीति में राष्ट्रीय प्रजापति राजनीति से समाज को जोड़ने की शुरुआत की और आज वो सफल हैं। उसमें ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का या मेरा ही सहयोग है, इसमें सभी लोगों का, पूरे समाज का सहयोग है। जो समाज जुड़ के उस टाइम जिन्होंने मेहनत की उसका सबका सहयोग। और आज मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें प्रजापति समाज का नेता ना हो, जिसमें प्रजापति समाज का ऊपर से नीचे तक संगठन में आदमी ना हो। ये आपको राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का भीष्म पितामह लोग कहते हैं। भीष्म पितामह का अर्थ ये है आप पद पर रहे ना रहे लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन से सदा जुड़े हुए। ये कहाँ तक सच है? देखिए, मैं तो आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं तो आज भी राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के कार्यकर्ता के रूप में हूँ। और 2016 में जब मैं जितनी भागदौड़ मेरी आत्मा मन करना चाहता है, जब मैं उतने के काबिल नहीं रहा तो स्वयं मैंने जो है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा को रिजाइन किया, दूसरे अध्यक्ष बनाए। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं चिपक के रहूँ कुर्सी से।
मैं तो हमेशा केवल ये तो सोचा है कि भाई ये संगठन मजबूत रहे, मजबूत लोगों के हाथ रहे और वो लोग समाज का अच्छा करें, इतना तो मैंने सोचा है। लोग तो ये कहते हैं कि आपने हमेशा यही सोचा है कि अध्यक्ष कोई भी हो लेकिन मेरे हाथ के नीचे हो। नहीं, वो तो ये सोच है, कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है। ये चुनाव में आप सब लोग देख रहे हैं, मैं तो भाई आज भी कार्यकर्ता हूँ। इस 2016 से राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के कार्यकर्ता जो होते हैं काम कर रहा हूँ। और आप अफसोस करोगे, 2016 के बाद मैंने राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की लेटर बैठक करके काम किया, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, किसी पद पर नहीं हूँ। अब ये लिख देते हैं, कह देते हैं कि उनको अपने अपनी सोच और विचारधारा है, लेकिन मैं इतना एक कार्यकर्ता भी काम करना चाहिए। हीरेराम प्रजापति ने बताया, भले ही लोग कुछ भी कहे, इन्होंने लेटर पैड तक भी अब तक इस्तेमाल नहीं किया जब से इन्होंने रिजाइन दिया अध्यक्ष पद से। लेकिन अब स्थिति दूसरी है, लोग जैसे ही पदों से हटते हैं वैसे ही आलोचना भी करने लगते हैं। नया अध्यक्ष बनता है, उसके विपरीत बोलने की एक रस्म सी जैसे शुरू हो गई है और सीधा यह आरोप लगता है पीलेराम प्रजापति पर, क्योंकि पीलेराम प्रजापति राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के जो जिम्मेदार है, जिन्होंने इसको तैयार किया है, यह स्वाभाविक है कि उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाए। हमारे साथ में ब्रजेश प्रजापति जी भी है, जिन्होंने नामांकन किया था कोषाध्यक्ष के लिए, उनसे बातचीत करेंगे। ये हमारे प्रमुख कारोबारी है। ब्रजेश जी, आप राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में बिल्कुल नए हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में अगर अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ना बनाए गए तो कैसा आपको लगेगा? क्या आप भी विपरीत दिशा में जाकर सोशल मीडिया पर इस तरह की अनगढ़ बातें लिखने लगोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो समाज जिम्मेदारी देता है ना, तो जिम्मेदारी का बड़ी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद होते हैं और ईमानदारी के साथ निभाए जाते हैं। मैं तो इस चीज़ को जान के हैरान हूँ कि लोग बाग इन पदों को पाने के लिए इतनी होड़ में रहते हैं। क्या होड़ लगाने से ही केवल समाज सेवा की जा सकती है? मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं सहारनपुर में रहते हुए भी समाज की खूब सेवा करता हूँ। क्या मैं कोई पदाधिकारी हूँ समाज? नहीं। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। उसने जिस जात में जन्म लिया है, आपने देखा होगा, मैं अभी थोड़ी देर पहले अध्यक्ष जी के सामने जिक्र कर रहा था, एक पहले कविता आती थी, वह शक्ति हमें दो दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने। उसकी लास्ट की लाइन थी, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। जिस हमने राष्ट्र में जन्म लिया है उसके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य होता है। जिस जात में हमने जन्म लिया है उस जात के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। जिस परिवार में हमने जन्म लिया है उसके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है, और ये कर्तव्य हमें बिना पद के रहते हुए भी निभाना चाहिए। एक पद ही एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखता। इसमें हर आदमी अध्यक्ष है, हर आदमी पदाधिकारी है, हर आदमी। फिर पद दिए क्यों जाते हैं? पद की एक महत्व होती है कि भाई आपको एक जिम्मेदार बनाया गया है इस चीज का। लगता है हमें कि भाई ये आदमी समाज को समय दे सकते हैं। जो आदमी समाज को अधिक से अधिक समय दे सकते हैं उन्हें अध्यक्ष बनाइए। उन्हें देखिए, जितना भी समय मुझसे दिया जाएगा मैं उतना समय दूंगा। और जब मेरे सामने पेशकश रखी गई तो मैंने तो उस समय मना किया था कि भाई मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कहा भाई अगर आपके जैसे व्यक्ति समाज को समय नहीं देंगे मजबूत होने के बाद, तो समाज को समय देगा कौन? मेरी समझ में नहीं। मेरा धन भी समाज के लिए है, मन भी समाज के लिए है, तन भी समाज के लिए है, जान भी समाज के लिए है। मैंने अभी ये 2 मिनट पहले कहा था, पत्रकारों को काम उलझाने का होता है, आप भी उलझाते हैं। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जब सब कुछ बलिदान हो गया, पत्रकार महोदय 1 मिनट है बात नहीं, ये मैंने पद नहीं, ये पद मैंने नहीं लिया। ये पद मुझे समाज के द्वारा दिया गया है। सोचा ऐसा बिल्कुल ठीक है, समाज ने मुझे शायद इस योग्य समझाओ। मैं अपने कुछ योग्य नहीं समझता।
शायद समाज ने मुझे इस योग्य समझा है कि ये धनी है। मैं धनी नहीं समझता खुद को, ये धनी है। शायद उस धन से कुछ धन अपने इस कोष में जमा कर दे। नहीं हो सकता है समाज की नजरों में ये बात आई हो कि ये व्यक्ति धनी है, अपने धन को राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में कुछ कन्वर्ट कर दे। चलिए। मैं आशा भी ऐसी करता हूँ, समाज ने जो मुझसे आशा की है मैं उस पर खरा उतरूंगा। चलिए, ब्रजेश जी ने हमें बताया कि भले ही ये कोषाध्यक्ष बन जाए लेकिन अपने धन का कुछ हिस्सा महासभा को भी लगातार देते रहेंगे, ऐसा इनका आशय है, या लोगों ने ऐसा समझा होगा। ये दे ना दे वो बात